क्योंकि जब आपका शेंजन का वीज़ा लगता है तो आप शेंजन के 26 ममालिक में जा सकते हैं। 26 में मैंने 4 को टॉप किया था और माशाल्लाह 4 में घूमे। एक नंबर 1 पे था बार्सिलोना जो कि स्पेन था, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम का शहर है, और आखिर में पेरिस जो कि फ्रांस का शहर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि वीडियो के टॉपिक से आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेन वीज़ा के मुतालिक में। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक फ़्लायर है जिसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, ये फ़्लायर मैंने वसूल किया है TCS से। इस फ़्लायर को ओपन करने से पहले मैं ट्रिक बता दूं कि अगर आपको ये फ़्लायर मिलता है तो आप किस तरह जज कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। दोस्तों, अगर तो फ़्लायर के अंदर A4 साइज़ का पेपर नहीं जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल लिखा होता है, अल्लाह ना करे किसी का रिफ्यूज़ल लगे, अगर वो पेपर नहीं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा है, वो फ़्लायर के बाहर होता है। आप देख सकते हैं कि इस फ़्लायर के अंदर एक मेन फ़्लायर है जिसके अंदर पासपोर्ट होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मेन फ़्लायर है, इसके अंदर पासपोर्ट है। तो अब पासपोर्ट को हम देखते हैं वीज़ा लगा है कि नहीं। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग चुका है। इस वीडियो के मुतालिक मैंने कंप्लीट आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया है। ट्यूटोरियल 40 मिनट से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें मैंने कंप्लीट अपॉइंटमेंट से लेके वीज़ा लगने तक की तमाम स्टोरी और आपकी हेल्पिंग मटेरियल के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। लाइक आपको अपॉइंटमेंट किस तरह मिल सकती है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और फाइल आप खुद किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं दे सकते तो आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले टॉपिक को अलग-अलग टाइम के साथ लिखा गया है। आप टाइम पे क्लिक करके टॉपिक के हिसाब से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वीडियो में क्लियर हों। अगर आपका वीडियो में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो तब आप कमेंट या मुझे मैसेज करें, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और मैसेज पे पूछते हैं कि ये वाला टॉपिक किस तरह है, ये किस तरह है। तो इस तरह दोस्तों आप अपना भी टाइम सेव करें और मेरा भी टाइम सेव करें। तो दोस्तों, चलते हैं अब डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं स्क्रीन पे मौजूद हूँ और वर्ड की फ़ाइल ओपन है जहाँ पे बताया जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेनिश वीज़ा। दोस्तों, किसी भी एम्बेसी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके 3 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो कि 6 माह से ज़्यादा या 6 माह तक आपका वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, और 3rd नंबर पे अगर किसी एम्बेसी ने अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर्म जारी किया है तो उस फॉर्म को आपने फिल करके साथ लेके जाना है। दोस्तों, 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बकाया डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो एम्बेसीज़ हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ एम्बेसीज़ रिक्वायर्ड नहीं करती, लेकिन हमें फिर भी ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए ताकि हमारे वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएँ। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये तकरीबन तमाम एम्बेसीज़ के लिए सेम है। मैंने इस लिस्ट को आपके समझाने के लिए 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेक्शन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट में ट्रैवल प्लान, और लास्ट वाले 3rd में अगर आप जॉब या बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उसके रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मैं तीनों जो सेक्शन हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो में भी लंबी हो जाए, लेकिन आपके जो भी कंसेप्ट और क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है वीडियो को देखने के बाद, देन फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट सेक्शन है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मुतालिक है। आप कोई भी मसलन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने ये पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि आप कौन हैं, कहाँ से आपका तल्लक है, और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या आपका मतलब स्टेटस क्या है। तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जहाँ से सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है। इसको देखते हुए किसी को रिफ्यूज़ल या वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता। मतलब ये सब की आलमोस्ट सेम है। लाइक मेरा नाम मोहसिन जाहिद है तो मैं यहाँ पे अपना मोहसिन जाहिद का यानी आइडेंटिटी कार्ड लगाऊंगा, जो मेरा पासपोर्ट है वो लगाऊंगा। मतलब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कॉमन हैं, सब बंदों के पास मौजूद हैं। तो ये मतलब इतना वेरी नहीं करता वीज़ा के लिए, तो ये आपने लगाने ही लगाने हैं। हाँ, मगर दोस्तों, लास्ट वाले में जो मार्शल स्टेट MRC है वो आपने लगाने से आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब पाकिस्तान से आपके जो टाइज़ हैं वो स्ट्रांग शो करती हैं। ये एक इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्लस पॉइंट मिलता है 5th नंबर पे जाके। तो दोस्तों, ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि बिल्कुल मतलब कॉमन है, हर बंदे के पास मौजूद हैं, तो इस पे इतना यानी कि फ़ोकस नहीं किया जाता। जो अगले डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक हमारा जो ट्रैवल प्लान है वो आपने यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। उसके लिए दोस्तों आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन और होटल बुकिंग, और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, और ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अब वो लेनी है जो कोरोना
वायरस को कवर करती हो। वो तकरीबन 30,000 यूरो की आपने इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। या ट्रैवल इंश्योरेंस की डेट्स वो होनी चाहिए जो आपने ट्रैवल करनी है। लाइक मैंने 10 दिन के लिए प्लान दिया था, तो यकम से लेके 10 तारीख तक आपकी ये ट्रैवलिंग डेट है, तो आपने अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी यकम से लेके 10 तारीख तक लेनी है। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसका आपके पास होना लाजमी है, जो कि प्रूव होता है कि आपने कोविड से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाई है। तो दोस्तों ये जो सेकंड नंबर पे जो पार्ट है ये भी जस्ट लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरह ही होगा। मतलब इससे पता नहीं चलता कि आपको वीज़ा ग्रांट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। ये हर बंदा मतलब कि खरीदने वाली बात है, पैसे दिए और बनवा ली। इससे वीज़ा ग्रांट होने या ना होने का कोई मतलब चांस नहीं होता। तो दोस्तों इस वजह से मेरी नज़र में ये दोनों चीज़ें सेम हैं वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, मगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत ही इंतहाई अहम है। मतलब ये इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये देना लाजमी होता है, मगर इन चीज़ों की बुनियाद पे वीज़ा डिसीजन नहीं होता। जिन चीज़ों पे वीज़ा डिसीजन होता है वो एक सबसे लास्ट पे रखी गई है, और उस पर मैं डिटेल से आपको बताऊँगा कि इनमें आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। तो दोस्तों उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिज़नेस या जॉब के रिलेटेड है। सबसे पहले हम बिज़नेस के रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 7 डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं। आप देख सकते हैं ये दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जिन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे मैंने वीज़ा लिया है। 2 डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा हैं, वो हर केस टू केस वेरी करते हैं, मतलब एज आ यूट्यूबर, एज आ डॉक्टर, एज आ इंजीनियर। लेकिन मैंने आपके लिए ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो 16 मैंने लिखे हैं ये हर बंदे को प्रिपेयर करने चाहिए। मगर जो केस आप मतलब कि शेयर करते हैं कि मेरा ये केस है, बकाया जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस हवाले से लगाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई भी वो 2 डॉक्यूमेंट्स लगाएगा वीज़ा मिल जाएगा, नहीं, हर बंदे के सर्कमस्टांसिस अलग हैं, तो वो आपने उस हिसाब से लगाने। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में MRC का जिक्र किया गया है। ये हर बंदा MRC नहीं लगाएगा। MRC का मतलब है कि आपका निकाहनामा जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इंग्लिश में, आपने वो लगाना है, लेकिन सबके पास नहीं होता, कोई अनमैरिड भी होता है, तो ये एक ऑप्शनल है। इसी तरह मैंने जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऑप्शनल थे, मतलब कि बहुत एक रेयर केस होता है तब वो 2 डॉक्यूमेंट्स जाके लगाते हैं, वो भी बिज़नेस में ही आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने बिज़नेस में बताना है कि आपका बिज़नेस यानी बैंक स्टेटमेंट वो कितने माह की है। तो दोस्तों इस सेक्शन में आपने अपने बिज़नेस को प्रूफ करना है। आपने ये प्रूफ करना है कि आप एक वेल सेटल्ड बिज़नेस होल्डर हैं, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं कि उनके कंट्रीज़ में जाने के बाद कोई साइलम अप्लाई करने की या वापस ना आने की या इलीगल या ओवर स्टे होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने यहाँ पे वेल एक्सप्लेन करना है अपने बिज़नेस को। तो वेल एक्सप्लेन करने के लिए ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 पे आपने बताना है कि आपने जो बिज़नेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट तैयार की है वो कितने माह की है। दोस्तों स्पेन के लिए 6 माह की ही बैंक स्टेटमेंट लगती है, और बैंक स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं कि मतलब कि आपने पिछले 6 माह की निकलवाई है जो कि ज़ीरो है, और वीज़ा अप्लाई करने से लास्ट फोर्स के 1 महीना पहले आपने तकरीबन 10 लाख या उससे ऊपर की अमाउंट रखवा दी और वीज़ा अप्लाई कर दिया। इस तरह नहीं होता, क्योंकि आपके एक जो समझ लें कि बिज़नेस की जो स्टेटमेंट या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट तैयार होती है उसमें एक रिदम के साथ अमाउंट आनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आपके बिज़नेस से आपके जॉब या आपकी पर्सनल आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, और सैलरी हर महीने कितनी होती है, उसमें एक्सपेंस कितने होते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप वो भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में आप डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पे आपने बिज़नेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगाना है। और 11वें नंबर पर आपने बिज़नेस लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। लेटर हेड वो आपने देना है जिस पे आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर ऑफिशियल, और हो सके तो पिक्चर का लिख दें। और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो लेटर हेड पे वेबसाइट का लाजमी ज़िक्र करें। और इसके अलावा आपकी कोई ऑफिशियल बिज़नेस ईमेल है लाइक info@ आगे जो आपका बिज़नेस या वेबसाइट का नेम है वो होना चाहिए, तो इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद 12वें नंबर पर आता है नेशनल NTN यानी कि नेशनल टैक्सेशन नंबर, जो कि आपने उसका प्रूफ देना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ज़रिए।
मतलब जिस तरह हम FBR की ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं, आपने वो प्रूफ देना है, प्लस आपने सर्टिफिकेट भी लगाना है। दो चीज़ें आपने यहाँ पे ज़रूर लगानी है। एक आपने पर्सनल का NTN का प्रूफ देना है मतलब सर्टिफिकेट की सूरत में, और एक उसका आपने ऑनलाइन इंक्वायरी करके देना है। दोनों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ें आपने जो बिज़नेस का NTN बना हुआ है उसकी देनी है, उसका भी आपने ऑनलाइन इंक्वायरी करनी है और उसका सर्टिफिकेट देना है। जो चीज़ें आपने पर्सनल की देनी है वही चीज़ें आपने बिज़नेस की देनी है, क्योंकि बिज़नेस एक डिफरेंट एंटिटी है। बिज़नेस में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ बाहर जाने के लिए कंपनी रजिस्टर करवानी होती है और वो SECP में रजिस्टर करवा लेते हैं, बल्कि बाज़ लोगों को तो समझ नहीं आती कि आपने FBR में अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना है या SECP में। अगर ये फाइनल हो जाता है कि SECP में करवाना है, फिर ये समझ नहीं आती कि हमें प्राइवेट लिमिटेड ओपन करवानी है या SMC करवानी है, या हमें सोल प्रोप्राइटर करवानी है या फर्म सेशन करवानी है। दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप लिंक के ज़रिए वो वीडियोस मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। दोस्तों यहाँ से ही जान जाती है। बेसिकली यही वो चीज़ें होती हैं जो आपके बिज़नेस को स्ट्रांग बनाती हैं। यही चीज़ें होती हैं जो आपके बिज़नेस को मतलब के लो लेवल का शो करती हैं। मतलब आप रिटर्न नहीं देते और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप वो देते हैं, मतलब 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करवाई और महीने बाद आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके केस को वीक करती हैं। ऊपर वाले मैंने जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल प्लान, दोस्तों ये हर बंदा घर बैठे बना सकता है। इसका एक ज़रा बराबर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि हर एम्बेसी, हर बंदा ये किसी भी एम्बेसी में ये जमा करवा सकता है। हर एम्बेसी की डिमांड होती है मतलब इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। बेसिकली आपका जो वीज़ा लगता है वो बिज़नेस या जॉब के स्टेटस को देख के लगता है कि मतलब कि आप कितने वेल सेटल्ड हैं। मतलब उनके कंट्री में जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दें या वहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू कर दें। तो इस वजह से आपने पहले शो करना है कि आप यहाँ पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं और उनके कंट्री में जाने के बाद आप अपने बिज़नेस के लिए वापस आएंगे और अपने बिज़नेस को रन करेंगे। तो ये वही चीज़ होती हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न से मुराद ये है कि आपने 2 साल के गोशवारे जमा करवाने हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोशवारे मतलब हमने टैक्स जमा करवाना है तो टैक्स कितना जमा करवाएंगे फिर हमारा वीज़ा लगेगा। तो यहाँ पर टैक्स जमा करवाना मकसद नहीं, यहाँ पर गोशवारे जमा करवाना मकसद है। गोशवारों में टैक्स आपने तब पे करना है जब आप टैक्स स्लैब्स में आते हैं। मतलब टैक्स स्लैब्स वो होती हैं कि लाइक उन्होंने स्लैब्स बनाई हैं। अगर आपका बिज़नेस से होने वाला मुनाफा 0 से लेके 4 लाख तक है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं। अगर आपके बिज़नेस से होने वाला मुनाफा 4 लाख 1 रुपये से लेके 8 लाख तक है तो फिर आपको 1000 रुपया है। इसी तरह 8 लाख 1 रुपये से लेके 12 लाख तक है तो फिर आपको 2000 है। ये मतलब कि टैक्स की रेशो जो स्लैब्स में है वो चेंज होती रहती है। मतलब 4 लाख से लेकर 8 लाख तक मतलब फिर 2000 कर देंगे, इस तरह करके ये रेशो चेंज करते हैं। लेकिन ये स्लैब्स जो है ना, ये आपने अगर इस स्लैब्स में आते हैं तब टैक्स देना है। अगर आप इन स्लैब्स में नहीं आते, लाइक आपका मुनाफा 0 है, मतलब कुछ भी मुनाफा नहीं किया या 4 लाख से कम है, फिर आपने टैक्स ही नहीं देना, सिर्फ रिटर्न जमा करवानी है। मगर ये बात याद रखें, आप किसी चार्टर अकाउंटेंट, किसी वकील या किसी कंसल्टेंट से जो भी आप उनकी सर्विस लेते हैं, उनके सर्विस चार्जेस देने हैं, टैक्स नहीं देना। हर बंदे के अपने चार्जेस हैं, आप किसी से भी ये सर्विस ले सकते हैं। मतलब 2 साल की रिटर्न्स आपने जमा करवानी है और उसकी कापीज़ आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके वीज़े के लिए इंतहाई अहम है। इसके बाद 15 नंबर पर ये भी डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप कार्ड एंड सर्टिफिकेट, ये भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाने हैं। और लास्ट में आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। मैं समझता हूँ इस पूरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में तकरीबन 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही अहम है, जिनकी बेस पर वीज़ा डिसीजन किया जाता है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पर MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम निकाहनामा भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका ये बैंक बैलेंस, मतलब कि बिज़नेस एंड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो कि 6 माह की स्पेंड वीज़ा के लिए लगती है। उसके साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देना है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो होते हैं जो प्रूफ ऑफ अकाउंट होता है कि आप जिस बैंक से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या जिस बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है उसके साथ कब से आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल आपकी अकाउंट मेंटेनेंस लेटर पे होती है।
और इसके बाद आप 2 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न से मुराद ये है कि आपका एनटीएन बना होना चाहिए, आपका टैक्स स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, आप टैक्स स्लैब्स में आते हैं तो टैक्स दें, वरना आपने रिटर्न लाजमी जमा करवाई हो पिछले 2 साल की। उसके बाद आखिर में आता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि आपके पाकिस्तान के साथ कितने सर्कमस्टांसिस हैं। मतलब अगर आपका वीज़ा लगता है तो आप विज़िट करने के बाद आप इन पर्पज़ के लिए वापस आएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको मतलब वीज़ा के लिए स्ट्रांग होती हैं। ये मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद अगर 5वीं चीज़ ऐड करें तो वो FRC है। FRC दोस्तों 2 तरह की होती है, एक स्पोज के साथ, एक सिबलिंग्स के साथ। विद सिबलिंग्स का मतलब ये होता है कि आपके बहन भाई, ठीक है, और स्पोज का मतलब ये अगर लड़की अप्लाई कर रही है उसका स्पोज उसका हामंद होगा, अगर हामंद अप्लाई कर रहा है तो उसका स्पोज उसकी बीवी होगी। तो ये इस तरह आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। 5 डॉक्यूमेंट्स में आपने ज़रा भी गलती कोताही नहीं करनी, इन 5 पे आपका डिसीजन होना है। तो दोस्तों इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। दोस्तों वीज़ा लगने पे है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपके वीज़े लगते हैं, ना लगने पे है तो पासपोर्ट भरा भी हो तो आपका वीज़ा नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से ट्रैवल हिस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती। जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं जितनी वो मैटर करती हैं। तो दोस्तों इस वीज़े से पहले मैंने आपसे एक और वीज़ा शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप तुर्की का वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर टर्किश वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। तो दोस्तों आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने दिल खोल के मुझे सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपने तकरीबन 169,000 यानी कि 1,69,000 लोगों ने व्यूज़ दिए। अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4,000 तकरीबन 4100 बंदों ने लाइक किया है। तो अगर हम इधर इसके कमेंट्स की बात करें तो बहुत से लोगों ने शुक्रिया अदा किया है, मैं सबका मशकूर हूँ। तो दोस्तों इसके बाद ये है कि अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं इसके रिलेटेड मज़ीद ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें आपके लिए आसानियाँ होंगी, लाइक फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग। दोस्तों इन टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, मगर मसला ये है कि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है इन चीज़ों में भी जिद्दत आती जाती है। लाइक फ़्लाइट रिजर्वेशन के लिए अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ हो रही थी लेकिन उससे अपडेट वर्जन उसका आ गया है तो उसको यूज़ करने का तरीका, या उससे अच्छी एप्लीकेशन आ गया तो वहाँ से फ़्लाइट रिजर्वेशन करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो वजह क्या है, सिर्फ आप सपोर्ट करें तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप फ़ाइल कंप्लीट कर लेंगे स्पेन वीज़ा के लिए, उसके बाद आपने फ़ाइल को सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है जो कि आपको BLS की वेबसाइट पे मिलेगी। BLS की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे किस किस्म के स्कैम जो आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उनसे बच के रहना है। तो आप यहाँ दे सकते हैं, सबसे पहले जो स्कैम लिखा गया है कि यहाँ के अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मतलब BLS पे कुछ ऐसे मतलब एजेंट हजरात हैं जो ऑफ़र करते हैं या ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक डायरेक्ट BLS के साथ है और हम आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके देंगे। इवन ऐसा नहीं है कि महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, और बहुत कम स्लॉट्स खाली होती हैं जो कि आप बुक कर सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि आप किसी को भी आप पेमेंट ना करें अर्ली अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप पे आपने देखना है आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। हमारा वीज़ा हमें पता है कि हमने टूरिस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे बुक एंड अपॉइंटमेंट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से देख सकते हैं कि आप नियरेस्ट पॉइंट यानी कि जहाँ से आप मतलब फ़ाइल वगैरह जमा कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं विज़िट और सेंटर। बाकी हम सेकेंड स्टेप पे क्लिक करेंगे बुक योर अपॉइंटमेंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आपने टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सी अपॉइंटमेंट लेनी है, बुक अपॉइंटमेंट फॉर इंडिविजुअल अकेले की अपॉइंटमेंट लेनी है या विद फैमिली लेनी है। विद फैमिली के साथ यहाँ पे 2 मेंबर 3 मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिविजुअल अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने किस सेंटर में जाना है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची 3 सेंटर हैं। मैं नियरेस्ट जो आप सेंटर लाहौर वो बुक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैटेगरी जो कि नॉर्मल है, यहाँ पे अभी पूछा जाएगा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, वो आपने वो देना है जिस पे आप अपने ईमेल और फ़ोन को वेरीफाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पे कोड आना होता है और वो कोड आपने वेरिफिकेशन कोड में लिख के कंटिन्यू करना है। मैं कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों जैसे ही आप कोड एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा, डू यू एग्री, यस आई एग्री। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट नंबर पे है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट डेट्स आपने उठानी है। दोस्तों यही सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है कि अपॉइंटमेंट डेट्स का किसी को भी नहीं पता कि कब अवेलेबल होंगी। जब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं तो इन स्लॉट्स का कलर ग्रीन होता है, जब अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं तो उनका कलर जो है वो बुक यानी कि ऑरेंज वाला शो होता है कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा सैटरडे संडे ऑफ है, बाकी ये कोई ना कोई छुट्टी है 6 नवंबर की। आप नेक्स्ट डेट में देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने भी 15 तक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बुक हैं। और 26 की ये जो हॉलीडेज़ हैं वो शो करते हैं 6 या 26 कोई ऑफिशियल हॉलीडेज़ होंगी। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं कि आप मतलब खुद टाइम इस पे स्पेंड करें, इसका कोई भी टाइम नहीं। अलबत्ता मैं को टिप दे देता हूँ, मंडे या आप थर्सडे को चेक कर सकते हैं 11 बजे के करीब 11 बजे के बाद ना आप इसको फिर से चेक करें। यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल हुई तो आपको शो होंगी। आपने यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे बकाया डिटेल देनी है, यानी कि वीज़ा टाइप जो कि टूरिज़म है। उसके बाद फर्स्ट नेम एज़ पर योर, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि हमने पहले भी फिल की हुई है इसके ऑनलाइन फॉर्म में, आपने एज इट इज़ फिल करनी है। और उसके बाद आपने कैप्चा कोड लिख के सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आपको अगर डेट मिल जाती है तो आप सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको ये वाला फॉर्म आपको शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट डेट लिखी हुई है और रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। ये वो रेफरेंस नंबर है जो यूनिक होता है, इसकी मदद से आप एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और ये मेरे नाम पे ही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंफर्मेशन लेटर है अपॉइंटमेंट का। तो ये लेटर लेके विद फाइल और डॉक्यूमेंट्स जो पासपोर्ट आपने लेके उस जगह जाना है लेटर में जो आपने सेलेक्ट की थी, मतलब जो इनका पॉइंट या सेंटर था, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर या कराची। तो वहाँ पे आप जाएंगे तय करदा डेट के मुताबिक, तो आप वहाँ पे जाके फ़ाइल सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये था कंफर्मेशन लेटर। अब नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा का फॉर्म ओपन है। यहाँ पर नहीं मेंशन कि आप स्पेनिश वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मेंशन है शेंजन वीज़ा। इट्स मीन्स दैट अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है जिस तरह मेरा हुआ था, तो आप स्पेन ही नहीं बल्कि आप 26 शेंजन के जो ममालिक हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों मैंने भी इस वीज़ा से भरपूर फ़ायदा उठाया था। आगे जो वीडियोज़ आएंगे मैं बताऊँगा कि मैंने किन किन कंट्रीज़ में विज़िट किया था इस वीज़े की बुनियाद पे। तो ये हाल ही आप जो 26 ममालिक में नहीं जा सकते, बल्कि अगर आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो समझ लें कि ये आपके पासपोर्ट पे एक स्टार लग जाता है कि जो आपको दूसरे मुल्क के वीज़ों में आसानी पैदा करता है। लाइक अगर आपका ये वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो जिस तरह तुर्की की पॉलिसी है कि आप इस वीज़ा पे तुर्की का वीज़ा ऑनलाइन ले सकते हैं, आप में एम्बेसी विज़िट करने की ज़रूरत नहीं, एम्बेसी या कौंसलेट, तो आप इसका ऑनलाइन वीज़ा ले सकते हैं। तो ऑनलाइन इसके जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने का तरीका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। आपके फ़ोटो का साइज़ 35 बाई 45 होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सरनेम होता है जो आपका फैमिली नेम हो। लाइक मेरा नाम मोहसिन जाहिद है, जाहिद मेरा सरनेम होगा। और फार्मर फैमिली नेम ये भी मेरा यानी कि सेम है, तो मैं सेम ही यहाँ पे लिखूँगा। फर्स्ट नेम मेरा मोहसिन है तो मोहसिन लिखूँगा। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका ये है, पहले डे, मंथ, फिर ईयर। प्लेस ऑफ बर्थ में आप सिटी लिखते हैं। सिटी मतलब कि वज़ीराबाद है तो मैं वज़ीराबाद लिखूँगा। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तानी। करंट नेशनलिटी वो भी पाकिस्तानी। नेशनलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर जब आप पैदा हुए तो आप किसी दूसरे मुल्क में थे, जिस मुल्क में थे उस मुल्क का नाम यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे जेंडर पूछी जा रही है कि आप मेल हैं या फीमेल, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं या सिंगल। और यहाँ पे पूछा जा रहा है 10वें नंबर पर इन केस ऑफ माइनर्स, यानी कि आप नाबालिग हैं और आप किसी की ज़ेरे सरपरस्ती में हैं तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है। लाइक उसका फ़र्स्ट नेम, एड्रेस, तो ईमेल, इस तरह की आपने उसकी डिटेल लिखनी है। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं तो मैं ये नहीं लिखूँगा। आगे 11 नंबर पर नेशनल आइडेंटिटी नंबर जो कि मेरा CNAC नंबर है। दोस्तों यहाँ पे बहुत वहम पैदा होता है। कुछ जो मतलब एम्बेसी हैं वो ये क्लेम करती हैं कि हम अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो डैश के साथ लिखें। लाइक हमारा जो फर्स्ट 5 डिजिट है उसके बाद डैश आती है और लास्ट वाले डिजिट से पहले जो डैश आती है वो उसके साथ लिखें। कुछ एम्बेसी कहती हैं उसके बगैर लिखें। अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ तो वो कहते हैं ये डैश के साथ लिखें। अगर मैं दूसरी एम्बेसी की बात करूँ तो वो कहते हैं डैश के बगैर लिखें। तो यहाँ पे आपने
डैश के बगैर लिखना है। अगर लिखें डैश के साथ भी लिखें तो कोई इसमें हर्ज पैदा नहीं होता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने यहाँ पे डैश के बगैर लिखी थी। कानूनी तौर पे, असूली तौर पे हमें डैश के साथ लिखना चाहिए, क्योंकि वो हमें डैश के साथ ही इशू होती है। तो जो हमारी वो स्पेस है, जो हमारी वो डैश है, तो आपने उसके साथ ही अपना नंबर लिखना है, क्योंकि हमें जब नंबर दिया जाता है तो वो एज़ इट इज़ दिया जाता है जो हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों पासपोर्ट के जो मतलब कैटेगरीज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल बनाए हैं, मतलब एक एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट वो पासपोर्ट है जो मतलब कि हम यानी कि आम आवाम जो यूज़ करती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वो पासपोर्ट है जो डिप्लोमेटिक के पर्सनस यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्विस पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, ये सारे पासपोर्ट की जो मतलब टाइप्स हैं मैंने वेल एक्सप्लेन की हैं। आप नीचे दिए गए लिंक की मदद से वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद पासपोर्ट नंबर देंगे, जिसको हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। डेट ऑफ इशू में जब वो जारी किया गया तब की डेट लिखनी है, वैलिड अनटिल यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, और इशूड बाय कंट्री, जिस कंट्री से इशू किया गया है वो कंट्री का नाम, जैसे कि पाकिस्तान से इशू हुआ तो पाकिस्तान का नाम लिखेंगे। दोस्तों ये 17 नंबर पर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट होता है जिससे एप्लीकेंट यानी कि दराज जिंदा का पता चलता है कि वो कितने पानी में है। कुछ एम्बेसीज होती हैं वो हमारा इंटरव्यू लेती हैं, कुछ एम्बेसीज ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू नहीं लेती उन एम्बेसीज में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स से आपका जजमेंट इन्हीं तरीक़ों से किया जाता है कि आप क्या चाहते हैं, मतलब वीज़ा हासिल करने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, स्किप होने का प्रोग्राम तो नहीं, या ओवर स्टे होने का प्रोग्राम नहीं, या फिर आपका क्या प्लान है। तो एक्चुअल प्लान को वो अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह के कन्फ्यूजन क्वेश्चन देते हैं। अब 17 नंबर पे वो पूछ रहा है कि पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ इन EU, EEA और CH सिटीज़न, मतलब आपका कोई फैमिली मेम्बर जो यूरोप या शेंजन के किसी भी जोन का नेशनल या सिटीज़न हो तो आप उसकी डिटेल दें। तो दोस्तों बाज़ लोग इसे फ़ख्र समझते हैं और उसकी सारी डिटेल दे देते हैं, मगर होता ये है कि सबसे पहले वो उसका डाटा चेक करते हैं कि वो इस जोन में आया कैसे। मतलब एक तो ये रीज़न होती है कि उसके वालिदैन आए, फिर वो बाय बर्थ यहाँ पे मतलब सिटीज़न हुआ, तो देन केस तो स्ट्रांग हो सकता है। मगर अगर वो खुद ही डंकी लगा के गया है, मतलब इलीगल तरीके से वहाँ पे पहुँचा है, तो वो आपको क्या सपोर्ट करेगा, वो खुद भी फंसेगा और आपको भी फंसाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए अगर तो आपका कोई लीगल बंदा यानी कि जिसके साथ ब्लड रिलेशन हो, ऐसा नहीं कि मतलब कि फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न या थर्ड कज़न, आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिख दें। मतलब सिर्फ ये प्रूव करने के लिए हम आगे भी वहाँ पे जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी वहाँ पे हैं, तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहते हूँ, तो ऐसे आपकी एप्लीकेशन को समझें कि रिजेक्ट की ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर पर भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैमिली रिलेशन विद एन EU, EEA और CH सिटीज़न। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो मतलब के वीज़े के हसूल के लिए बाहर शादी करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोसेस से गुज़रते हैं। तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पोज या चाइल्ड या ग्रैंड, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। ऐसा मतलब के हज़ारों बल्कि लाखों में कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब के रिलेशन इस तरह बनते हैं इंटरनेट पे, तो वो शादी के ज़रिए बाहर यानी कि वीज़ा उनको मिल जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे मेरे ज़हन में एक वाक़या आ चुका है, मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे जानने वाले हैं बहुत दूर के। तो उन्होंने वीज़े के असूल के लिए लड़की को पाकिस्तान बुलाया और उस पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, मतलब उसके साथ सारे नाज नखरे, उसका रहन सहन, खर्चा, टोटली उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उस पर की, और वीज़े के असूल के लिए मतलब उसको पाकिस्तान बुलाया था। और जैसे ही वो पाकिस्तान से सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, एज़ इट इज़ जो मैरिज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे वो अरेंज करने के बाद, जब वापस अपने कंट्री की, उसने लड़के को ही ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों अब वो ज़माने नहीं रहे मतलब कि नेट पे फ्रेंडशिप हो और फिर वो आपको बुलाए, तो इस तरह होते हैं, लेकिन लाखों बल्कि करोड़ों में केस होते हैं इस तरह के जो बहुत ही कम हो। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे 18 तक मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपका कोई जानने वाला है तो 18 के बाद 19 में आपने उसकी डिटेल देनी है। 20 नंबर पे पूछा जा रहा है कि रेजिडेंस इन द कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, मतलब अगर आप पाकिस्तान के हैं लेकिन आपके पास दोहरी नेशनैलिटी है किसी और कंट्री की भी, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करें। दोस्तों 21 नंबर पर आपने करंट ऑक्यूपेशन यानी कि मौजूदा पेशा लिखना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया था कि सबसे पहले हम बिज़नेस के हवाले से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जॉब के लिए। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि दोनों मतलब जॉब होल्डर और बिज़नेस, इन दोनों में यहाँ पे आके डिफरेंस आता है। अगर करंट ऑक्यूपेशन में आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय लिखें,
अगर आप बिज़नेस होल्डर हैं तो यहाँ पे बिज़नेस लिखें, और 22 नंबर पर अगर आप बिज़नेस होल्डर हैं तो उस बिज़नेस की डिटेल, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जो मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप लिखें, लाइक ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, और उसका जो फ़िज़िकल एड्रेस है वो आपने लिखना है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नेम लिखना है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो यहाँ पर आपने जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उस फर्म का नाम, उस कंपनी का नाम लिखना है और उसका फ़ोन नंबर लिखना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं वो आपने बिज़नेस के ख़त्म करके जिस फर्म से आप जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी से आपने एनओसी लेना है और उसके बाद आपने सैलरी स्लिप्स लगानी है 6 माह की। तो इस तरह आप एम्प्लॉय का जो केस है वो तैयार कर सकते हैं। बकाया सारा केस आपका ऑलमोस्ट सेम होगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा 23 नंबर पर मेन पर्पज़ ऑफ जर्नी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं, टूरिज़्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी वीडियो टूरिज़्म पे है तो यहाँ पे आपने टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। दोस्तों याद रहे कि आपने जो मतलब कि यहाँ पे रीज़न देनी है उस रीज़न के लिए प्री प्लान रहना है। अगर आपने यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह के रेडी करने हैं कि उस बिज़नेस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकता है। और बिज़नेस मोस्टली कॉन्फ्रेंस होता है, बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं, इसके अलावा एक्सपो अटेंड करने के लिए आपने जाना होता है। तो इस तरह के वीज़े जो होते हैं वो बिज़नेस वीज़ा में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बिज़नेस सेलेक्ट करना है तो याद रहे कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं, जिसके पास कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग का जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, वो लगाना है और जिस जगह पे मीटिंग है उसकी सारी डिटेल देनी है। यानी कि लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं बिज़नेस वीज़ा के लिए। मगर टूरिज़्म में ऐसा नहीं, तो मैंने पहले टूरिज़्म का बताया है तो आपने यहाँ पे टूरिज़्म का ही सिलेक्ट करना है। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पज़ ऑफ स्टे, मैंने पीछे आपको बताया था कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है और जो ट्रैवल प्लान वाला सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका बिज़नेस या एम्प्लॉय वाला जो सेक्शन है, जॉब वाला जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह जो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, अपना CNC नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पासपोर्ट, यानी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सबकी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे आके जो है ना वो चेंजिंग आनी शुरू होती है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पज़ ऑफ स्टे, मतलब आपने यहाँ पे बताना है कि आपका जो पर्पज़ ऑफ स्टे है यानी कि रुकने का जो मकसद है वो क्या होगा। आपने ऊपर टूरिज़्म बता दिया जो कि मेन पर्पज़ है। अब आप टूरिज़्म में बताएंगे कि आप वहाँ पे करेंगे क्या, मतलब वीज़ा आपने टूरिज़्म का ले लिया, अब जाएंगे क्या एक्टिविटी करेंगे, तो वो आपने उसके मुतालिक लिखना है। तो यहाँ पे आंसर वो होना चाहिए जो कि एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाले को सेटिस्फाई करे, उसको मोल्ड करे कि आप वहाँ पे जाना क्यों चाहते हैं। मतलब आपने रीज़न ही इस तरह का देना है कि वो कहे कि नहीं इसका जेन्युइन रीज़न है, इसको जाना चाहिए। लाइक मैं अगर उसको बोलूँगा कि आई एम ए यूट्यूबर, आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग, सो इट्स माई एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर मैनी थिंग, तो सो डैट्स वाई आई वांट टू गो। तो इसको एक रीज़न लग रही है कि यार वाकई ही एक यूट्यूबर है, एक जेन्युइन है, फिर मैं साथ चैनल का लिंक लगाऊंगा। तो इस तरह की जो फेवर होती है वो मिल जाती है। तो बाकी अगर मैं मतलब कि इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि टूरिज़्म के लिए मैं जाना चाहता हूं, अब देखें मैं इसकी स्टेटमेंट इस तरह बनाऊँगा, दिस ईयर आई वांट टू गो स्पेन टू विज़िट दिस प्लेसेस एंड आई विल स्टे फॉर 10 days एंड आई विल रिटर्न बैक, इट्स माई टिकट इज़ कन्फर्म, दैट्स इट। तो इस तरह के जो आपके मतलब क्वेश्चन के आंसर होते हैं वही आंसर मोल्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं हाल ये भी ले सकता हूँ, आई वांट टू स्टे फॉर 10 days फॉर विजिट पर्पस, जस्ट दैट्स इट। बट बात यहाँ पे यह है कि उसको मोल्ड करना। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करना मकसद नहीं, वीज़ा लेना मकसद होता है। तो आपने यहाँ पे उसको मोल्ड करना है। अब जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, दिस टाइम आई वांट टू गो स्पेन, यानी कि अब इस लाइन से अंदाज़ा करें दिस टाइम, यानी कि उसको अब जेन में आएगा कि इससे पहले वो पिछले साल किस कंट्री में गया है। ठीक है, तो वो प्योर हिस्ट्री पे फोकस करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी एप्लीकेशन को प्रोफेशनल लुक देती हैं। तो दैट्स वाई। तो दोस्तों उसके बाद उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में, मेंबर स्टेट्स ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। अब देखें क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है कि मतलब आपकी जो मेन डेस्टिनेशन है, अगर आपको शेंजन वीज़ा मिलता है स्पेन की कंट्री से, तो आप उसके बाद मेन किस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी ना ये इसको बताएं कि मैं यहाँ पे स्पेन का वीज़ा लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा फ्रांस, वहाँ पे मैंने एफिल टावर देखना है, उसके बाद मैं जर्मनी जाऊँगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। आपने ये कभी भी हरगिज़ इस
इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो नहीं देनी। आपने जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है और फर्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन आपने वही रखनी है। बेशक आप टूर में दूसरे कंट्रीज़ ऐड करें। उससे ये होता है जब आप जिस कंट्री से वीज़ा लेते हैं तो उस कंट्री में आप एंटर होते हैं तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, ठीक है। वो मतलब कि एंट्री की स्टैंप होती है, उस पर लिखा होता है कि जिस एयरपोर्ट से आप एंट्री करते हैं उस एयरपोर्ट की स्टैंप लगती है। लाइक मेरे पास स्पेन का वीज़ा था तो मैं बार्सिलोना ही एंटर हुआ था, मेरे पास बार्सिलोना की स्टैंप भी आप देख सकते हैं, पासपोर्ट पे बार्सिलोना की स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद आप बेशक उसी टाइम किसी लोकल फ़्लाइट से या ट्रेन से या वाया बस से आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट टिकट लें और ट्रैवल करें। 26 कंट्रीज़ हैं, आप जहां मर्ज़ी आए जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो दोस्तों बाकी ये है कि आपकी एंट्री और एग्ज़िट आपकी उसी कंट्री उसी डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है। ऐसा हरगिज़ ना करें, स्पेन का वीज़ा लिया, गए आप जर्मनी है और वापसी आपकी फ्रांस से हुई है तो नेक्स्ट टाइम आपको वो कंट्री वीज़ा नहीं देगी। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं अगर वीज़ा लग जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि ये घूमने हमारी कंट्री जा रहा था लेकिन ये गया फ्रांस है और आया जर्मनी से है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कंफ्यूज करती हैं। तो काइंडली आपने इस तरह का काम नहीं करना। जिस कंट्री का वीज़ा है आप उसी कंट्री में जाएं, उसी कंट्री से वापस आएँ और इन द पीरियड ऑफ द विज़िट आप किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है 26 नंबर पर आप उसने पूछ लिया है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब आपको शेंजन वीज़ा दिया गया है, अब आपसे वो पूछेगा कि आप किस कंट्री में एंट्री करेंगे। लाइक आपने उसको बताना है कि मुझे आपकी कंट्री से वीज़ा मिला है तो आपकी कंट्री में ही मैं फ़र्स्ट एंट्री करूँगा। एंट्री और एग्ज़िट आपने वहीं से करनी है जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ पर स्पेन ही लिखेंगे, ओके। अब 27 नंबर पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो माई रिकमेंडेड सिंगल एंट्री वीज़ा और 10 डेज़ का अप्लाई करें, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा अप्लाई करने की। बल्कि अब अगर आप 10 डेज़ का भी अप्लाई करते हैं तो आपको 1 माह का वीज़ा दिया जा रहा है, तो आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें। उसके बाद बेशक 2 एंट्रीज़ या मल्टीपल एंट्रीज़ पे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 28 नंबर पर पूछा जा रहा है कि इससे पहले आपके फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए हैं कि नहीं शेंजन वीज़ा के लिए। दोस्तों यहाँ पे उसके पूछने का मकसद ये है कि आप जो कि 26 इसके कंट्रीज़ हैं शेंजन के, 26 यानी कि स्पेन को छोड़ के इसके अलावा आपने किसी और को अपने फिंगरप्रिंट दिए हैं, अगर दिए हैं तो येस करें, अगर नहीं दिए तो नो करें। अगर नो करेंगे तो फिर आगे डिटेल नहीं लिखेंगे, अगर येस करेंगे तो फिर आप उसकी डेट वगैरह और वीज़ा स्टिकर का नंबर ये चीज़ें सारी लिखेंगे। दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं 29 नंबर पर लिखा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। मतलब जो फाइनल कंट्री की डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के लिहाज से आपने उसकी डिटेल लिखनी है। इशूड बाय वैलिड फ्रॉम टू अनटिल। उसके बाद आपने यहाँ पर 30, 31 और 32 ये जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन इन दी मेंबर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर बाज़ लोग इनविटेशन का जिक्र करते हैं तो ये उन लोगों के लिए सेक्शन है, आपने यहाँ पर उनकी डिटेल देनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इस तरह का काम नहीं करना, मतलब कि आप उसकी डिटेल लगा दें लेकिन वो बगैर वहाँ पे इलीगल रहा हो तो ये आपके लिए भी मसला होगा, उसके लिए भी। तो बाकी ये है कि इफ़ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन, अगर आप उसकी डिटेल नहीं देना चाहते तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर होटल बुकिंग जिसकी की है, मतलब उस होटल का नाम, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर, टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप booking.com से इसकी होटल बुकिंग किया करें। मेरे साथ कुछ मिस हैपन हुआ था, पहले मैं कोडा से करता था तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह स्टोरी शेयर करूँगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हार्ड और टफ़ टाइम था कि मेरे लिए जब मैंने कोडा से होटल बुकिंग की, और मैंने बुकिंग की भी स्पेन के लिए थी, तो सीज़न में की थी लाइक क्रिसमस और न्यू ईयर के, तो बहुत मेरे साथ मिसहैप हुआ था। इंशाल्लाह ऑन दी डिमांड मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार वाले जो क्वेश्चन हैं लाइक 30, 31, 32 ये आपने अकॉर्डिंग टू प्लान देने हैं। मतलब जो आपने पीछे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में होटल प्लान का, वो आपने उसके मुताबिक लिखना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे होटल बुकिंग किसी और होटल की लगाएं, यहाँ पे डिटेल किसी और होटल की दें। तो एज़ पर आपने प्लान यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है। तो दोस्तों ये वाला जो सारा सेक्शन है ये आपका होटल के रिलेटेड है, मतलब उसका नेम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है उस होटल के रिलेटेड। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रेड के साथ बता रहा हूँ
कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। मतलब जो आपने ट्रैवल का प्लान किया है स्पेन जाने का, वहाँ पे रहने का, खाने पीने का, अकोमोडेशन का, जो भी आपने प्लान किया है उसके मुताबिक आपका कितना खर्चा आएगा वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बाकी ये है कि यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप्स दे देता हूँ कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि उनके अकाउंट में होता है 10 लाख, ठीक है, वीज़ा वो अप्लाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट में 10 लाख है और वो बताते हैं मैं आपके जाके उधर कंट्री में 8 लाख स्पेंड करूँगा। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ये एक साइको होती है कि अगले को मोल्ड करने का। समझ में ये आता है कि वो ऑफिसर को बताना चाहता है कि मैं आपके कंट्री में जाऊंगा और हाई एक्सपेंस करूंगा, इसके आपकी कंट्री को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ऐसा हरगिज़ ना करें, इस तरह के काम से आपको वीज़ा कभी भी नहीं मिलने वाला। उसकी रीज़न ये है कि वो इससे जज कर लेते हैं कि इसके अकाउंट में 10 लाख है, वो 8 लाख किस तरह स्पेंड करेगा। मतलब बहुत भी खर्चे करें तो 35% जो है ना हम एक्सपेंस शो कर सकते हैं। 35 इट्स नॉट टू मच बट इन फिगर 35% आपने खर्चे शो करने हैं। लाइक अगर आपके पास 10 लाख है तो आपने तकरीबन 35 यानी कि 3.5 लाख या मैक्सिमम 4 लाख तक आपने उसको बताना है। ऐसा हरगिज़ ना करें कि मैं 8 लाख खर्च कर लूँगा 2 लाख मैं बचा लाऊँगा। आपने फैक्ट्स एंड फिगर पर आपने जो भी बात करनी है, वरना आप इस तरह अपना केस वीक कर देंगे। तो लिहाजा आपने यहाँ पे वो फिगर्स लिखनी है जो एक्चुअल खर्चे हैं। इस तरह कभी ना करें कि आप मैक्सिमम आप उसको यानी कि कोशिश करें बताने की कि मैं आपकी कंट्री को फ़ायदा देने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट में उसने आपसे पूछ लिया है कि जो खर्चे हैं वो किससे कौन बियर करेगा, कौन उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा। तो वो आपने कहना है एप्लीकेंट खुद करेगा। और मीन्स ऑफ सपोर्ट आपके पास क्या है। तो दोस्तों अगर आप ये लिखते हैं ना क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है वो सबसे अच्छी है। अब इसके अलावा आप अदर स्पेसिफाई यानी कि आप बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। तो बाकी ये कि आप इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आपने जब ट्रैवल करना है तो आप अपने साथ कैश लाजमी कैरी करें। कम से कम आप 1000 या $2000 तक जो है ना आप साथ लाजमी ले जाएं। बाकी वो शो मनी का जब एयरपोर्ट पे बोलें या इमिग्रेशन पे आप लाजमी शो करवाएं। तो इससे ये होता है कि उनको मतलब तसल्ली होती है इसके पास कैश है, ये अपने खर्चे वहाँ पे बियर कर सकता है। अगर वो ये बोलें कि आपके पास कैश कम है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है या बैंक में पैसे हैं तो आप ये उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी चीज़ें हैं मतलब जो स्पॉन्सर की तरफ से आप मतलब कि ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ अपने पर्सनल जो है चीज़ें वो डिटेलें वो आपने देनी है। इस तरफ जाएंगे तो आपका केस वीक होगा। आपने उसको यही शो करवाना है कि आप सारे खर्चे खुद ही बियर करेंगे, चाहे आप जाके वहाँ पर किसी के पास रह रहे हो। आई एम अवेयर डैट द वीज़ा फ़ी इज़ नॉट रिफंडेड। मतलब अब जो आगे उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, मतलब इसको आप चाहते ना चाहते हो आपने इसको एक्सेप्ट ही करना है। यहाँ पे प्लेस एंड डेट लिखनी है। प्लेस एंड डेट मतलब जिस जगह पे आपने इसको फिल किया है और जिस डेट को आपने फिल किया है और सिग्नेचर आपने करने अपने। अगर आप माइनर यानी कि नाबालिग हैं तो फिर आपके पेरेंटल या आपके गार्डियन जो कि लीगल गार्डियन हो वो आपके सिग्नेचर करेगा। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो आपने फिल करनी है। इसके बाद आपने प्रिंट आउट लेना है। तो दोस्तों ये तमाम तर चीज़ें हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और ये एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद एक और लगता है जिसको हम कहते हैं लेटर हेड। दोस्तों लेटर हेड का मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ, उसको बनाने का क्या तरीका है। आपने कंपनी का लेटर हेड लेना है, टॉप पे कंपनी का नाम आ जाता है, बॉटम में आपने कंपनी की डिटेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका प्रोप्राइटर और इसके अलावा ईमेल एड्रेस, उसका मोनो, जो चीज़ें हैं वो आपने सारी उसमें ऐड करनी है। और एक अच्छा सा टेम्पलेट बना के आपने उनको बताना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, और उसके बाद आपने बिज़नेस का डिटेल देनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने जिन जिन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है उसका हवाला देना है। फिर लास्ट में आपने उसको एक अच्छे से अंदाज़ में आपने उसको अपील करनी है कि मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए कि मैं वहाँ पर विज़िट कर सकूँ। तो उसके बाद सिग्नेचर करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।